Hello दोस्तों, so let's start the new chapter which is counting equation. This chapter is very important. क्यों? क्योंकि ये जनरल एंट्री है ना, उसका बेसिस फॉर्म करता है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमको बहुत रटना हो. समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है. We'll try to make it as easy as possible so that you understand what is accounting equation, and by that understanding you'll have some understanding as to हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं. तो ये चैप्टर, उसके बाद के एक आध चैप्टर वो हमारा बेसिस फॉर्म करेंगे जनरल एंट्री का. So let's move forward. Yes. So what is accounting equation? So accounting equation is actually based on the dual aspect concept of accounting that we have learned in earlier chapters, which actually means that for every transaction there would be equal amount of debits and credits. तो हमारे debit और हमारे credit हमेशा total of them will be equal. So that is basically accounting equation, which can be represented in form of your assets will always be equal to your liabilities plus your owner's equity, which is capital. So accounting equation is foundation of double entry system. जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी accounting पढ़ने वाले हैं, this is the basic foundation. Journal entry के लिए भी important है, as I've told you. It expresses the relationship between businesses asset, liabilities and owner's equity. तो ये इनका combination है. The equation always balances, and we'll learn as to how we proceed further. तो शुरू से शुरू करते हैं. यस. सो इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या है, हम अलग अलग ट्रांजेक्शन्स देखेंगे जो कि हम अकाउंटिंग में पास करते हैं, और ये ट्रांजेक्शन हमको वैसे भी हेल्प करेंगे. कैसे हम अकाउंट्स को पहचानेंगे, कैसे हम डेबिट क्रेडिट अप्लाई करेंगे, ये लेटर चैप्टर में करेंगे, बट दिस विल फॉर्म ए बेसिस ऑफ दैट. सो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. तो फर्स्ट कैटेगरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग टू आइटम्स ऑन द अपोजिट साइड. अपोजिट साइड मतलब बैलेंस शीट का एक साइड असेट होता है, एक साइड लायबिलिटी होता है, राइट. सो अपोजिट साइड में इफेक्ट करेंगे. कैसा? पहला जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या हो रहा है जी, मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है. एक ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें असेट भी इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है. तो मान लेते हैं आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन एक लायबिलिटी हो गया, और जो अमाउंट आपने लोन में लिया वो आपको कैश के फॉर्म में आ गया. तो असेट आपका कैश बढ़ गया और लायबिलिटी आपका लोन बढ़ गया. तो एक एग्जाम्पल है जहां पर असेट भी इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ. सेकंड एग्जांपल जो हमारा है, वहां पर असेट माइनस हो रहा है और लायबिलिटी भी माइनस हो रहा है. तो अब यही बैंक लोन अगर हमने पे कर दिया, मान लिया 1,000 रुपए का लोन हमने बैंक से लिया था और वो हमने पे कर दिया, तो हमारा लोन लायबिलिटी साइड में कम हो गया और असेट साइड में भी हमारा कैश कम हो गया, राइट. सो असेट लायबिलिटी दोनों कम हो गई. अभी एग्जाम्पल हम और इसको डिटेल में समझेंगे. अभी ब्रॉडली मैं आपको कवर कर रहा हूं कि किस किस कैटेगरी में हम इनको डाल सकते हैं. तीसरी चीज हो गई जी, हमारा असेट इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज हो गया. कैपिटल या लायबिलिटी दोनों लायबिलिटी साइड में आते हैं बैलेंस शीट की, हम आगे देखेंगे भी. तो मान लीजिए हमारे प्रमोटर ने कैपिटल इन्फ्यूज करी, 1,000 रुपए कैपिटल इन्फ्यूज करी, तो हमारा एसेट साइड में कैश बढ़ जाएगा और लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट. सो दोनों चीजें इंक्रीज हो गई. इसका जस्ट उल्टा, असेट भी डिक्रीज हो रही है, कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है. यानी आदमी जो प्रमोटर है, जो ओनर है बिजनेस का, उसने बिजनेस से कुछ पैसे ड्रॉ कर लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, विड्रॉ कर लिए. तो उसने जो पूंजी लगाई थी, उसने जो कैपिटल लगाई थी, उसमें से कुछ अमाउंट वो लेकर के चला गया. उससे क्या होगा, लायबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल कम हो जाएगा और एसेट साइड में हमारा कैश कम हो जाएगा. सो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थे जो अपोजिट साइड में इंपैक्ट करते हैं. तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. यस. सो अभी हम वापस वही ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग टू आइटम्स करेंगे, बट दे आर अफेक्टिंग ऑन द सेम साइड. ये कैसे होगा? असेट इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी डिक्रीज हो, सॉरी, असेट इंक्रीज हुआ और असेट ही डिक्रीज हुआ. दो अलग अलग असेट के आइटम है, एक आइटम इंक्रीज हुआ, एक आइटम डिक्रीज हुआ. कैसे? जैसे आपने एक बिल्डिंग खरीदी या आपने कोई भी फर्नीचर खरीदा और यू पेड बाय कैश. तो एक असेट इंक्रीज हुई, फर्नीचर बढ़ गया हमारा, दूसरी असेट कम हो गई, कैश कम हो गया, है ना. ओवरऑल इक्वेशन हमारी बैलेंस रहेगी. सिमिलरली हमारी लायबिलिटी, एक लायबिलिटी है जो कम हो रही है और दूसरी लायबिलिटी है जो इंक्रीज हो रही है. ये कैसे होगा? मान लीजिए हमारे जो प्रमोटर साहब हैं, जो बिजनेस के ओनर हैं, वो ये अगला एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए प्रमोटर वाला एग्जांपल ले लेते हैं. लायबिलिटी हम दूसरी कैपिटल के अलावा कोई लायबिलिटी लेते हैं. मान लीजिए हमारा कोई क्रेडिटर था जिससे हमने उधार पे कोई सामान लिया था, हमने बैंक लोन लिया, उस क्रेडिटर को पे कर दिया. सो एक लायबिलिटी यानी हमारा बैंक लोन इंक्रीज हो गया, दूसरी लायबिलिटी यानी हमारा क्रेडिटर वो डिक्रीज हो गया. फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे भी होते हैं जो दो से ज्यादा आइटम्स पे इंपैक्ट करते हैं. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आगे समझेंगे. इसका एक एग्जांपल हो सकता है सेल ऑन प्रॉफिट या लॉस. हमने कोई माल, कोई सामान बेचा जिसमें हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ. अभी एक समझते हैं इसको. 100 रुपए कॉस्ट का सामान था,
हमने उसको 120 रुपए पे बेचा, राइट? तो 100 रुपए की चीज अगर 120 पे बेची तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 120 का बेचा, 100 रुपीज कॉस्ट थी तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो गुड्स हुआ, जो हमारा स्टॉक था वो कम हुआ 100 रुपीज से, क्योंकि सामान हमने 100 रुपीज का सेल किया, राइट? तो हमारी एक असेट कम हो गई 100 रुपीज से। उसकी जगह हमारे पास कैश आ गया, मान लीजिए कैश सेल करी थी, वो आ गए 120 रुपीज से। सो दो साइड हो गई, दोनों ही एसेट साइज हुई। एक एसेट कम हुई, स्टॉक 100 रुपए से कम हुआ, 100 रुपीज से कम हुआ, और कैश हमारा 120 रुपीज से बढ़ गया। बट ये प्रॉफिट कहां जाएगा? प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हमेशा ओनर का होता है, और ओनर के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो अगर प्रॉफिट हुआ है तो ओनर का अकाउंट यानी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, अगर लॉस होता तो कैपिटल डिक्रीज हो जाती। तो यहां पर 100 रुपीज से हमारा स्टॉक कम हुआ, 120 रुपीज से कैश बढ़ा, और 20 रुपीज लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से ऐड हो गया। सो नेट इंपैक्ट हमारा बराबर रहा। सो ये हुआ हमारा वो ट्रांजेक्शन जो कि दो से ज्यादा साइड्स को इंपैक्ट करता है, राइट? अब हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करेंगे, वो उसके स्टेप समझते हैं, और बहुत आराम से बहुत मजे लेकर के इसको समझेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक चीज आराम से अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना भैया? सबसे पहला काम करना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उस ट्रांजेक्शन में व्हाट ऑल इज अफेक्टेड बाय ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको मार्क बंद करेंगे सबसे पहले, और सोचेंगे इसमें से क्या क्या चीज ऐसी है जो इंपैक्ट कर रहा है। जैसे अभी हमने कुछ ट्रांजेक्शन से एग्जाम्पल लिए, उनको हम भी और डिटेल में करेंगे। एक बारी हमने ये पता लगा लिया कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उन चीजों को बोलते हैं अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट हैं, कौन सी असेट है, वो लाइबिलिटी है या वो कैपिटल है, जो इंपैक्ट हो रही है। और उस इंपैक्ट के बाद जब हम ये पता कर लेंगे कौन सा अकाउंट है, तो नेक्स्ट चीज हम पता करेंगे उसका क्वांटम कितना है, कौन सी चीज कितने रुपए से इंपैक्ट हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, जो भी हो रहा है। बस ये पता कर लिया, फिर उसके बाद हम इसको इक्वेशन पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है जी? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमको और ज्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल जो हम लेंगे, पहला ट्रांजेक्शन जो हम लेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अभी हमने समझा था इसको। अब इसमें क्या हो रहा है? कैश आ रहा है, तो क्या हो रहा है? असेट हमारी 100 रुपए, 1000 रुपए से इंक्रीज हो रही है। ठीक है? दूसरा क्या हो रहा है? एक हमको अकाउंट पहचान लेते हैं ना, दो कौन कौन सी चीजें अफेक्ट हो रही है तो पहचाना। एक तो हो गई हमारा कैश, और दूसरा ओनर ने पैसा दिया है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट याद है ना? ओनर हमेशा लाइबिलिटी मानता है बिजनेस अपना। ठीक है? सो ओनर से उसने पैसा लिया है, तो ओनर का जो अकाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है? तो असेट साइज में 1000 रुपए है, और ओनर इक्विटी में भी हमारे 1000 रुपीज आ गए। ठीक है? इसको हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में रिकॉर्ड कैसे करेंगे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है? इसमें एसेट में अगर आप देखेंगे तो हमने कैश एक बढ़ा दिया है यहाँ पे, और कैपिटल में 1000। दोनों इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है 1000 1000 रुपए में। ठीक है? ये हमारी इक्वेशन बन गई पहले ट्रांजेक्शन से। अभी क्या है, मैं यहां पर प्रेजेंटेशन में अलग अलग एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग स्टेप्स में बांट रहा हूं। आप जब करेंगे तो इसी के नीचे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कर देंगे। ठीक है? दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। कितने में? 500 रुपए में। क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है? इस बिजनेस ने, जो भी बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमको हमेशा मान के चलना है वी आर बिजनेस, और उसकी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इस बिजनेस ने 500 रुपए दे करके बिल्डिंग खरीदी। ये 500 रुपए बिल्डिंग नहीं आती, मैं अमाउंट बहुत छोटे छोटे ले रहा हूं ताकि इसमें इजिली छोटे छोटे अंकों में लिख सकें। बड़ा अमाउंट होगा तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको बड़ा अमाउंट ही समझना है। ठीक है? तो 500 रुपए की बिल्डिंग खरीदी फॉर कैश। वो कैश लेके गया, उसने 500 रुपए दिए और बिल्डिंग परचेज कर ली। दो अकाउंट कौन से हुए? पहचानो पहचानो, बहुत आसान है, बिल्डिंग और कैश। ठीक है? बिल्डिंग हमारी बढ़ गई, असेट हमारी बढ़ गई 500 रुपए से, और कैश क्या है? कैश भी हमारी असेट है, तो कैश भी हमारा 500 रुपए से घट गया। ये भी ट्रांजेक्शन में देखे थे ना? ठीक है? अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे लिखेंगे? ये हमारी पुरानी इक्वेशन का टोटल है। ठीक है? 1000 रुपीज था हमारा, 1000 रुपीज कैपिटल में था। अभी यहां पे क्या हुआ? एक असेट हमारी कम हुई, कैश कम हुआ, और एक असेट यानी बिल्डिंग हमारी इंक्रीज हो गई। सो दो असेट्स के हमारे दो पार्ट हो गए, कैश प्लस बिल्डिंग। ये दोनों मिलाकर के हमारे 1000 रुपए के हो गए। और लाइबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो हमारी सेम रही, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी साइड में या कैपिटल साइड में कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ। ये वो ट्रांजेक्शन था जिसमें असेट इंक्रीज हुई और असेट ही डिक्रीज हुई। राइट? ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, आप अगला जो ट्रांजेक्शन करेंगे वहां पे आप न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, न्यू इक्वेशन के नीचे अगला ट्रांजेक्शन कर देंगे। जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो कर देंगे, और यहाँ पर फिर लाइन खींच देंगे, और फिर नीचे इक्विट कर देंगे, फिर लाइन खींच देंगे, फिर इक्विट कर देंगे। ऐसे करके आप अपना जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो इस तरह से करना है आपको। जी नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है?
परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50 एंड क्रेडिट ₹100। अब देखो यहां पढ़ रहे हो आप, मेरे से पढ़ रहे हो, समझदार व्यक्ति हो। आई एज्यूम दैट यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। पढ़ाई कितने अच्छे से करोगे नहीं करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कॉम्प्लेक्सिटीज मिक्स करता रहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं आपको समझ में आता है अच्छे से, आप समझने बैठते हो। तो इस वाले ट्रांजेक्शन में अगर आप देखोगे तो मैंने दो ट्रांजेक्शन एक साथ मिक्स कर दिए हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश वन ट्रांजेक्शन, सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इन दोनों ट्रांजेक्शन को मिला करके मैंने एक सेंटेंस बना दिया, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50 में और क्रेडिट ₹100 में, ठीक है जी। तो पहले ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं। गुड्स खरीदा, उसने माल खरीदा, सामान खरीदा, ठीक है जी। तो क्या हुआ, हमारे पास स्टॉक आया, असेट आई हमारे पास में, तो ₹50 से हमारी असेट बढ़ गई, ठीक है। और इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या हुआ, ₹50 आए, दूसरा 50 क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट बराबर होता है ना जी। तो ₹50 में क्या हुआ, सामान खरीदा फॉर कैश, कैश भी हमारी एसेट है, तो ₹50 की हमारी कैश चली भी गई, ठीक है जी। तो कैश 50 ₹50 कैश गया और ₹50 का सामान आया, ये इसने एसेट पे इंपैक्ट डाला, ठीक है। दूसरा ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, वहां पर हमने ₹100 का सामान खरीदा, अगेन स्टॉक आया, सामान आया, असेट आई, तो प्लस ₹100 हमारा असेट में ही बढ़ गया। अब ये देखिए असेट की बात कर रहे हैं और इधर की बात नहीं कर रहे हैं। और क्या हुआ, ये सामान हमने क्रेडिट पे खरीदा था, उधार पे खरीदा था। तो ये उधार पे जब हम खरीदते हैं तो क्या होता है, किसी को पैसे देने होते हैं, जो देनदारी होती है इसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। तो ₹100 की लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हो गई, और इस लाइबिलिटी को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसको हमको पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी में यहाँ ₹100 हमारा स्टॉक बढ़ा और यहां पर हमारा ₹100 लाइबिलिटी में बढ़ गया, ठीक है जी। तो अगर नेट नेट हम देखें तो हमारा सामान आया ₹150 का, एक 50 का ये और एक 100 का ये, सो हमारा 150 का तो आया सामान, और 150 का सामान आया, इसमें से ₹50 हमारे एसेट चले गई कैश, और ₹100 हमने फंड किए क्रेडिटर के थ्रू, ठीक है जी। अब इसकी देखते हैं कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब देखिए आप, कैश माइनस हुआ ₹50 से क्योंकि हमने ₹50 में सामान कैश खरीदा था, ठीक है। और क्रेडिटर ने फंड किया था ₹100 से, और नेट ₹50 का सामान कैश पे खरीदा था और ₹100 का सामान उधार पे खरीदा था, तो टोटल स्टॉक बढ़ गया हमारा 150, ठीक है, ₹150। सो अभी हमारे एसेट्स में क्या क्या हो गया, कैश पहले ही था, बिल्डिंग पहले ही था, अब स्टॉक भी आ गया, सामान भी खरीद लिया। सो टोटल एसेट्स हमारी हो गए 450 प्लस 500 प्लस 150, ठीक है। लाइबिलिटी में 1000 और 100, इनका अगर हम टोटल करेंगे तो दोनों ही ₹1100 आएंगे। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, इक्वेशन विल ऑलवेज बैलेंस ऑन ऑल द ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इन ट्रांजेक्शंस में हम हेड भी पहचान रहे हैं, माइंड यू, दिस विल हेल्प अस इन जर्नल एंट्री आगे जब हम करेंगे तो, ठीक है। अच्छे से समझते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। हाँ जी अभी देखो फिर से दो ट्रांजेक्शन एक साथ पकड़ लिए। पेड सैलरी ₹80 एंड रेंट ₹20, ये दोनों पे कर दिए, रेंट पे किया और सैलरी पे की हमने। तो ₹80 प्लस ₹20, ₹80 प्लस ₹20, ये तो कैश गया हमारे पास से, क्लियर है इसमें, ठीक है। तो 80 और 20, ये ₹100 तो कैश माइनस हो गया हमारे पास से, ठीक है जी। और क्या हुआ, अब ये खर्चा है, एक्सपेंस है। प्रॉफिट मैंने बताया था, प्रॉफिट या गेन अगर होता है तो अल्टीमेटली क्या करता है, अल्टीमेटली ओनर का जो कंट्रीब्यूशन है, ओनर का जो अकाउंट है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसको बढ़ाता है, ठीक है। हमने पूरे साल बिजनेस किया, ₹100 की चीज हमने बेची और उस पर खर्चा हुआ ₹80 का, तो ₹20 अगर प्रॉफिट हुआ तो आखिरी में ₹20 से कैपिटल बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम सिंगल ट्रांजेक्शन में भी देख सकते हैं, अगर सिंगल ट्रांजेक्शन में हमने कुछ प्रॉफिट किया है, कुछ हमारा फायदा हुआ है, तो वो कैपिटल इंक्रीज करेगा। सिमिलरली एक ट्रांजेक्शन में अगर कुछ एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, और उसी का इंपैक्ट हमको देखना है, तो उसमें क्या होगा, खर्चे मतलब कैपिटल कम हो जाएगी। सो ये जो ₹100 गया है सैलरी और रेंट पे करने में, ये हमारा ओनर्स इक्विटी में से माइनस हो जाएगा। सॉरी कुछ गड़बड़ की मैंने, कुछ गड़बड़ की मैंने, एक मिनट एक मिनट। हाँ, कैश यहां पे माइनस हुआ और ओनर्स इक्विटी यहां से माइनस हुई, बिल्कुल ठीक बात है। तो इधर एसेट माइनस हो गई, इधर मेरी कैपिटल माइनस हो गई। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसको अब देखते हैं हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन पे कैसे आ रहा है। हाँ जी, ये देखिए ₹100 हमारा, 80 और ₹20 कैश घट गया जो हमने भी डिस्कस किया था, ठीक है। और इस इक्वेशन में कहीं पे फर्क नहीं पड़ा, और हमारी कैपिटल घट गई, और हमारी इक्वेशन फिर से बैलेंस हो गई, 1000 और यहां पे भी 1000, ठीक है जी। ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। हाँ, ये ट्रांजेक्शन हमने पहले एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिस्कस किया था, अब इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन के फॉर्म में भी देख लेते हैं कैसे होता है। राइट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹100 फॉर ₹150 ऑन कैश। उधार पे नहीं बेचा है, नगद पे बेचा है। जो भी बेचा उसका पैसा ले लिया। तो क्या किया जी, ₹100 का कुछ सामान हमारे पास में था जिसको हमने किसी को बेचा ₹150 पे। बहुत आसान सा सिंपल सा ट्रांजेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ₹100 की चीज, ₹100 की चीज ₹150 में हम सेल कर रहे हैं, हमें ₹50 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पर तीन चीजें इंपैक्ट होंगी। क्या, एक तो हमारी असेट कम होगी ₹100 से। ये क्या है, ये क्या है, ये है गुड्स। ठीक है, स्टॉक हमारा, जो माल हमारे पास था वो ₹100 से कम हो गया क्योंकि हमने बेच दिया। ठीक है, आया हमारे पास क्या, कैश आ गया जी ₹150, ₹150 कैश आ गया। तो कैश बढ़ जाएगा हमारा ₹150 से। ये स्टॉक है, ये कैश है। ठीक है, लेकिन अब जी यहां तो ₹50 का डिफरेंस आ रहा है। इसको क्या करेंगे, क्या करते हैं हम, जो प्रॉफिट होता है उस कहां पे जाता है वो, प्रॉफिट इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेबल टू प्रमोटर, ओनर ऑफ द बिजनेस। और उसके अकाउंट को क्या कहते हैं, कैपिटल, ओनर्स इक्विटी। तो ₹50 हम यहां पे इंक्रीज कर देंगे। राइट, तो स्टॉक हम ₹100 से माइनस करेंगे, कैश हम ₹50 से इंक्रीज करेंगे, और ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल को भी हम ₹50 से इंक्रीज करेंगे। हाँ जी, ठीक है, कैश हमने ₹150 से इंक्रीज कर दिया, स्टॉक हमने ₹100 से माइनस कर दिया, और कैपिटल हमने ₹50 से इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, ऑल राइट, यस, यस, डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हाँ जी, अब ये क्या हो रहा है देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। परचेज ए टीवी फॉर पर्सनल यूज, ₹50 का टीवी इन्होंने खरीदा जी, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज किसका है, बिजनेस का पर्सनल यूज नहीं होता। पर्सनल यूज जब भी बोलेंगे तो हमेशा जो ओनर है उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। यानी बिजनेस के कैश बॉक्स में से उन्होंने ₹50 निकाले ओनर साहब ने, और एक टीवी खरीद लिया। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ है यहाँ पे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सिर्फ एक चीज हुई है कि ओनर ने ₹50 निकाले। अब उसका उन्होंने टीवी खरीदा या उसको उन्होंने मूवी देखी या कुछ भी किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज इन हिज बुक्स, ओनर की। बिजनेस की बुक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी कि ₹50 निकल गए। अब निकल गए ₹50 तो क्या होगा, असेट हमारी कैश ₹50 से माइनस हो गया, और क्या हुआ, ओनर्स इक्विटी भी हमारी ₹50 से माइनस हो गई। क्लियर है, कोई भी चीज अगर पर्सनल यूज के लिए हो रहा है तो क्या यूज हो रहा है उससे बिजनेस को मतलब नहीं है। बिजनेस का ट्रांजेक्शन वहीं पे खत्म हो जाता है जहां पर पैसे आए या गए। उसके बाद ओनर क्या कर रहा है, दैट इज हिज प्रेरोगेटिव। राइट, इसका एंट्री देख लेते हैं। ₹50 हमारे कैश कम हो गया, और ₹50 हमारी कैपिटल कम हो गई। बाकी चीजें सिमिलर नहीं। टोटल असेट्स विच इज कंसिस्ट ऑफ कैश, बिल्डिंग एंड स्टॉक्स, एंड टोटल लाइबिलिटी विच कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी विच इज इक्वल। वाह, मजा आ रहा है ना, इक्वल हो रहा है, गुड। हाँ जी, अगला ट्रांजेक्शन आ जाते हैं। अगला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, अब क्या कर रहा है, ये जो बिजनेस है हमारा, इस बिजनेस ने एक और बिल्डिंग खरीद ली। पैसे आ गए थे, हैं? पैसे आ गए तो क्या करेगा, एक और बिल्डिंग खरीदी। वॉट, अनदर बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹1,000। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट है बिल्डिंग खरीदा इन्होंने, और खरीदा तो कुछ पैसे भी दिए होंगे। क्या किया, ₹200 तो कैश दिए, ₹200 पेड कैश, एंड रिमेनिंग 800 का क्या किया, भाई ₹100 की चीज तो 200 कैश दिए, बाकी कितने बचे, 800 बचे ना। ₹800 बैंक से लोन ले लिया इन्होंने। ठीक है, बैंक से लोन लिया ₹800, ₹200 खुद के थे, मिला लिए, कितने हो गए, ₹1000। उसको पे करके बिल्डिंग खरीद ली। सिंपल ट्रांजेक्शन। कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, एक बिल्डिंग ₹1000, दूसरा कैश ₹200, तीसरा बैंक लोन विच इज ₹800। ठीक है, बिल्डिंग क्या है, असेट है, बिल्डिंग इज असेट। तो ₹1000 से हमारा बिल्डिंग प्लस हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, कैश। कैश क्या है, कैश भी एसेट है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो कैश मेरा ₹200 से कैश माइनस हो रहा है। तीसरा चीज क्या थी, बैंक लोन। बैंक से जब आप लोन लेते हो तो क्या होता है, वो एसेट होती है, कैपिटल भी नहीं है। क्या बचा, लाइबिलिटी, बिकॉज ऑन ए फ्यूचर डेट यू हैव टू रीपे। एक लाइबिलिटी है, एक ऑब्लिगेशन है। तो बैंक लोन इज लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी हमने कितने की दी,
100 रुपए की, और ये क्या हो गया हमारा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तीनों ट्रांजेक्शन हमारे हो गए। बिल्डिंग हमारी प्लस हुई 1000 रुपए से, कैश हमारा माइनस हुआ 200 रुपए से, और लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई 800 रुपीज से। ठीक है जी, इसका अब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन पे देख लेते हैं कैसे आया। यस, अभी देखो अमाउंट बढ़ रहा है, मैंने छोटे छोटे अमाउंट इसीलिए लिए थे ताकि एक पेज में सारे दिखने लगे, वरना दिक्कत होती है। ओल्ड इक्वेशन, पहले हमारे क्या बैलेंसेस थे ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कैश हमारा 200 से कम हो गया, बिल्डिंग हमारी 1000 रुपीज से इंक्रीज हो गई, और बैंक लोन बढ़ गया हमारा 800 से। न्यू इक्वेशन, 250 प्लस 1500 प्लस 50 इज इक्वल टू लाइबिलिटीज विच इज 800 प्लस 100 प्लस कैपिटल। टोटल अगर हम देखेंगे तो ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिस दीज ट्रांजेक्शंस। अब आ जाते हैं अपने नए ट्रांजेक्शन पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40 फॉर 50 टू सुरेश। अब यहां पे मैं आपको एक नई चीज समझाना चाह रहा हूं जो शायद आपको आती हो, अगर नहीं आती है तो वो नई चीज होगी। वो क्या होगी, अगर किसी का नाम लिखा है और कैश नहीं लिखा है तो हमेशा माना जाएगा ये क्रेडिट पे है। अगर टू सुरेश फॉर कैश लिखा होता तब हम मानते कि उधारी पे नहीं हुआ है, कैश पे हुआ है। अगर नाम लिख दिया है और कैश नहीं लिखा है, फॉर कैश नहीं लिखा है, तो विल अज्यूम अनलेस इट इज मेंशन्ड दैट इट इज फॉर कैश, विल अज्यूम दैट इट इज ऑन क्रेडिट, स्पेशली अगर नाम दिया हुआ है। नाम नहीं दिया होता तब हम मान लेते कि कैश था। ठीक है जी, तो कंडीशन है, अगर फॉर कैश लिखा है तो कैश है, अगर किसी का नाम लिखा है और फॉर कैश नहीं लिखा है तो क्रेडिट है, और अगर हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि वो नाम है, तो अगेन सॉरी ये मिक्सअप हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्रेडिट पे हमने सेल करी हुई है, 40 रुपए की चीज है, 40 रुपीज का हमारा जो गुड्स था, हमने 50 रुपीज का बेचा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 10 रुपीज वी मेड ए प्रॉफिट, राइट। तो यहां पे क्या हुआ, हमारी असेट यानी स्टॉक कम हो गया, माइनस कितना, 40 से। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, कैश तो आया नहीं यहां पर क्या आया, सुरेश। सुरेश कौन है, हमारा डेटर है, डेब्टर नहीं डेटर है। डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं, डेटर हमारा असेट होता है। हाँ जी, तो हमारी 50 रुपीज से डेटर जो है इंक्रीज हो गया, 40 रुपए से स्टॉक घट गया, 50 रुपीज से डेटर इंक्रीज हो गया। बट यहां तो 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है, वो है प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में, तो ओनर्स इक्विटी में प्लस 10 रुपीज ऐड हो जाएगा। स्टॉक 40 से कम होगा, डेटर 50 से इंक्रीज होगा, ओनर्स इक्विटी 10 से इंक्रीज होगी। अकाउंट इक्वेशन पे देख लेते हैं इसको। हाँ जी, स्टॉक 40 से माइनस हुआ, डेटर एक नई एंट्री आ गई हमारी 50 से इंक्रीज हुई, और कैपिटल हमारी 10 रुपीज से इंक्रीज हो गई। इक्वेशन इज अगेन बैलेंस्ड। हाँ जी, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत है, कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट लिख सकते हैं, आई विल ट्राई एंड रिप्लाई, राइट। या कोई और ट्रांजेक्शन आपको लग रहा है जिसको आप अकाउंटिंग क्वेश्चन पे समझना चाहते हैं, वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, राइट। हाँ जी, अब एक नया ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं। उस ट्रांजेक्शन में क्या है, अब जो लोन लिया था ना बिल्डिंग खरीदने के लिए, हाँ जी, तो लोन जब लेते हैं तो क्या होता है, एक तो हमको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है ना, और दूसरा क्या होता है, हमको उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। यानी जो हमने 800 रुपए का लोन लिया था, उस 800 को भी हम धीमे धीमे करके चुकाएंगे, प्लस जितने पीरियड के लिए आउटस्टैंडिंग रहा उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ है, 10 रुपए का तो इंटरेस्ट हो गया है, हम्म, और इंस्टॉलमेंट यानी प्रिंसिपल हमने 100 रुपए की चुकाई है। ठीक है, अब क्या हुआ, इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हुआ है, माइंड यू, यहां पे कह रहे हैं इंटरेस्ट ड्यू है, यानी इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है ना, एक्रू हो गया है ना, पढ़ा था हमने, एक्रूड है, एक्रूड इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पे नहीं हुआ है, और इंस्टॉलमेंट हमने कैश में पे कर दिया। ठीक है, तो एक एक चीज पकड़ते हैं, दो ट्रांजेक्शन है, पहले तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री समझते हैं। अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, खर्चा है ना, तो जो भी खर्चा होता है ना, या लॉस होता है, वो क्या होता है, कहां जाता है जी, कैपिटल से माइनस होता है ना। तो 10 रुपए जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो तो सबसे पहले हम कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, एक क्योंकि पे आपने नहीं किया है, सो यू आर इंक्रीजिंग ए लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी अगर आपने पे कर दिया होता तो कैश से कम हो जाता, बट आपने पे नहीं किया है तो मतलब एक लाइबिलिटी आप क्रिएट करोगे, आपको बाद में पे करना है। तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या कोई भी एक्सपेंस, यहाँ पे इंटरेस्ट है, रेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो हमको लाइबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है जी, ये हो गया हमारा पहला पार्ट जो इंटरेस्ट था। दूसरा पार्ट जो हमारा है, इंस्टॉलमेंट पे किया। इंस्टॉलमेंट पे किया तो सिंपल है, क्या हुआ, कैश गया हमारे पास से, कैश गया ना, तो असेट में से कैश हमारा माइनस हो जाएगा 100 रुपए से। और दूसरा क्या हुआ, क्या चीज इंपैक्ट किया, जब ये कैश गया तो हमारा लोन कम हो गया ना, लोन हमारा, बैंक लोन हमारा लाइबिलिटी था ना, वो भी हमारा 100 रुपए से घट गया। तो कैश 100 रुपए से एसेट में घटा, और बैंक लोन हमारा 100 रुपए से लाइबिलिटी में घट गया। ठीक है जी, क्लियर है? देखते हैं इसका काउंटिंग इक्वेशन पे कैसे आ रहा है। यस, 100 रुपए से हमारा कैश घटा जो हमने प्रिंसिपल पे किया था, ठीक है, और बैंक लोन 100 से घट गया, ये तो प्रिंसिपल की एंट्री हो गई। और जो हमने इंटरेस्ट ड्यू हुआ था, पे नहीं किया था, वो चूंकि एक्सपेंस था, इसलिए 10 रुपए से कैपिटल कम हो गई एक्सपेंस बुक करने के लिए, और एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 रुपए। इक्वेशन अगेन बैलेंस्ड। ठीक है जी, क्लियर हो गया? एक और ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन जितना हम देखेंगे उतना ज्यादा हमको ये चीज समझ में आएगी। पेस फास्ट है स्लो है, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगेन रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, एक बारी दो बारी देखोगे ना समझ में आ जाएगा। जितना ज्यादा समझ में आएगा ना, ये अकाउंटिंग कुछ नहीं है, सिर्फ समझने की चीज है। ठीक है, आर्ट है आर्ट। एज यू प्रैक्टिस मोर, बाइसिकल चलाते हैं ना, तो बाइसिकल ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में आप चलाने लगते हैं और गिरते नहीं है, थोड़ा बैलेंस करेंगे धीमे धीमे, यू गेट अ नैक ऑफ इट, राइट? सो दीज आर द टूल्स। अभी ये हम चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, उसका रूल्स ऑफ डेबिट क्रिएट करेंगे, वहां पे थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। और फिर जब हम जनरल करने जाएंगे ना, तो वहां पे एकदम एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सोते में भी जनरल एंट्री बता दूंगे आप। ठीक है, तो एक आध ट्रांजेक्शन और करते हैं जो कि मोटा मोटा हमारे सारे एस्पेक्ट्स कवर कर ले, ये पर्पस है। इतने एग्जाम्पल करने का पर्पस ये है कि मोटे मोटे जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम कवर कर सकें, राइट? सो अगला है जी अक्रूड इंटरेस्ट, 50 रुपए। इसका मतलब क्या है, एक एक पार्ट में समझते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिलना है हमको। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अगर होता तो एक्सपेंस होता। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इनकम है, बैंक में हमारा कोई डिपॉजिट होगा या किसी भी जगह पर, या हमने किसी को उधार पे माल बेचा है उससे इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, ड्यू हो गया है, हमको मिला नहीं है। इनकम एक अकर हो गई है, एक्रू हो गई है, पैसा आया नहीं है। ठीक है जी, तो एक्रूड इंटरेस्ट 50 रुपए का मतलब क्या हुआ, एक तो इनकम है हमारी, प्रॉफिट है हमारा। प्रॉफिट या इनकम क्या करती है, हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती है। ठीक है जी, तो ओनर्स इक्विटी हमारी 50 रुपए से बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा, अगर ये पैसा आ गया होता तो असेट में हमारे कैश में आ गया होता, बट पैसा नहीं आया है। पैसा नहीं आया है तो कोई ना कोई तो बंदा होगा भाई जो इसको पे करेगा। वो क्या होगा, जो पे करता है हमको क्या करता है, जिससे हमको पैसे लेने हो तो उसको क्या बोलते हैं, डेटर। ठीक है, डेटर मान सकते हैं उसको। तो 50 रुपए से हमारा डेटर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया पहला पार्ट? दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा एडवांस रिसीव फॉर वर्क ऑर्डर, ₹100। अब यहां क्या है, पैसा हमको एडवांस में मिल गया है, हमको 100 रुपए एडवांस में मिल गया, यानी कैश हमारा बढ़ गया है, 100 रुपए हमारा कैश बढ़ गया है। ये था हमारा डेटर और ये हमारा कैश। ठीक है, लेकिन लेकिन ये 100 रुपए का काम तो हमने नहीं किया ना, तो ये क्या होगा, एक हमारी जिम्मेदारी बन गई, एक हमारी लाइबिलिटी बन गई। वी ओ दिस मनी टू समबडी अनलेस एंड अनटिल वी कंप्लीट द वर्क। तो ये क्या हो गया, एडवांस रिसीव्ड फॉर वर्क ऑर्डर विल बी योर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विच इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, तो सॉरी ये 100 था, ये 100 था, दिस इज 100, राइट? तो यहां पे भी ये 100 हो गया। सो 100 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि एडवांस में हमने पैसा पकड़ लिया, और कैश बढ़ गया क्योंकि पैसा पकड़ लिया। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट में क्या हुआ था, इंटरेस्ट हमारा गया नहीं था, सॉरी इंटरेस्ट हमको मिला नहीं था, ड्यू हो गया था, तो डेटर हमारा बढ़ गया, देनदारी हमारी बढ़ गई, लेनदारी बढ़ गई सॉरी, और ओनर्स इक्विटी बढ़ गई बिकॉज ये प्रॉफिट था। अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका देख लेते हैं कैसे आता है ये, राइट? अच्छा जी, तो यहां पे क्या हुआ, कैश जो हमने रिसीव कर लिया था, वर्क ऑर्डर एडवांस वाला कैश, वो यहां पर आ गया। ठीक है जी, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। ये इसका दोनों का हिसाब है, ये यानी ये। और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा हमारा एक्रूड इंटरेस्ट हुआ था, हमारी इनकम है ये एक्रूड इंटरेस्ट। ये डेटर भी हो सकता था, एक्रूड इंटरेस्ट हमने अलग से डाल दिया है। किसी आदमी का होता तो हम डेटर में ऐड कर देते, एक्रूड इंटरेस्ट हम अलग से भी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसी ना किसी बंदे का है, ऐड करके हमने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पर हमने चूंकि प्रॉफिट था इसलिए कैपिटल इंक्रीज कर ली। इक्वेशन इज बैलेंस्ड।
ठीक है जी, क्लियर है। एक एंट्री और देखते हैं मजेदार वाली, है ना। अभी क्या करते हैं, अभी जो सुरेश था ना, जिसको हमने सामान बेचा था उधारी पे, उसने 25 रुपए दे दिए हमको कि पेड एस 25 रुपीज। बस मतलब बिजनेस, हम बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस की बात हो रही। 25 रुपए आ गए, तो क्या होगा, 25 रुपए हमारे कैश प्लस हो जाएगा 25 से, और माइनस क्या होगा, सुरेश हमारा क्या था, डेटर था ना, डेटर था क्योंकि उससे पैसे लेने थे, तो डेटर जो है हमारा वो -25 हो जाएगा। ना यहाँ पे कुछ होगा ना यहाँ पे कुछ होगा। अकाउंटिंग एंट्री देखें, यस, ठीक है। 25 रुपए हमारे कैश आ गए, और सुरेश बाबू जो डेटर में थे वो यहाँ पर माइनस हो गए। इक्वेशन इज बैलेंस। अब बहुत सारे ट्रांजेक्शन देख लिया हमने। अब ये देखो, ये हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये इधर हमारी असेट्स है, और दूसरी साइड में हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। एक टर्म आता है बैलेंस शीट, जो कि किसी भी डेट पे बनती है। उसका मतलब क्या होता है, एज ऑन डेट हमारी असेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल का क्या स्टेटस है, कितना कितना, ये दोनों बराबर होंगे, बैलेंस होंगे, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन हो, इसको हम बैलेंस शीट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, सेम चीज, ठीक है। बैलेंस शीट एक टी फॉर्म में बनता है, ठीक है जी। इस साइड में हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल आती है, और इस साइड में हमारी सारी असेट्स आती हैं। तो सिमिलर चीज को अगर हम इस तरह से लिख दें, सारी असेट्स हम इधर लिख दें कैश, ठीक है, बिल्डिंग स्टॉक डेटर्स और उनका अमाउंट, और इधर हम लायबिलिटीज पहले लिख दें और नीचे कैपिटल लिख दें, तो ये हमारी बैलेंस शीट फॉर्म में बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए, ठीक है। बैंक लोन हमारा आ गया, जो जितने भी हमारे क्रेडिटर आ गए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, इनकम रिसीव्ड, और ये कैपिटल आ गया, दो पार्ट में है, ये हमारी लायबिलिटी और ये कैपिटल, और इधर हमारी सारी एसेट्स आती हैं, ठीक है। तो किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन के एंड में जो भी हमारा बैलेंस होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन को वी कैन रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट ऑल्सो। और हमने एक फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बैलेंस शीट भी देख लिया यहाँ पे, ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या करते हैं, एक डिफरेंट टाइप का ट्रांजेक्शन लेते हैं। अब हमको पता है इधर की चीज, ये जो है और ये जो है हमेशा बराबर होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने सेम चीज देखी है, ठीक है। अब अगर हमको मान लीजिए इनमें से एक चीज हम गायब कर दें, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनमें से मान लीजिए हम बिल्डिंग गायब कर दें, ये हम डिलीट कर दें यहाँ से, और आपको बोल दें कि भाई बिल्डिंग के अगेंस्ट कितना पैसा है, तो आप निकाल सकते हो। सम 1860 माइनस जितनी भी एसेट है, ये सब सम करके आप माइनस कर दोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी बिल्डिंग होगी। सिंपल है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होंगे तो हम कैसे करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट। एक हमारे मित्र है सुंदर, हमारे मतलब जो भी है, ठीक है, प्रमोटर है। सुंदर बाबू ने स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए पूंजी लगा करके, कैपिटल लगा करके सुंदर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी पहला साल जब बिजनेस करके खत्म हुआ, तो आखिरी में क्या हुआ, उनके पास फिक्स असेट थी 90,000 की, करंट असेट थी 60,000 की, ठीक है। तो कैपिटल वो लेकर के आए 1 लाख, ठीक है। फिक्स असेट थी उनके पास में कितनी जी, 90,000, एंड करंट असेट कितनी थी, 30,000, ठीक है जी। आउटसाइड लाइबिलिटीज, यानी इनकी लाइबिलिटीज जो थी वो थी 30,000। तो व्हाट वाज द प्रॉफिट मेड बाय सुंदर, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए शुरू में कैपिटल थी उनकी, और आखिरी में कैपिटल कितनी होगी, बिजनेस एंड में कैपिटल कितनी होगी, जो भी उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी जितनी है, लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी है, सॉरी इसको मैं डिलीट करता हूँ फिर से, लेट्स राइट सो दैट क्लियर हो, ठीक है। तो यहां पर देखो, असेट इनकी एंड में कितनी है, असेट हो रही है 60,000 और 90,000। करंट असेट फिक्स असेट पता है ना, करंट असेट जो साल के अंदर यूज हो जाती है, फिक्स असेट जो लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। तो असेट इनकी टोटल कितनी हो रही है यहाँ पे, 1,50,000 टोटल असेट हो रही है। आउटसाइड लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी थी इनकी, 30,000, ठीक है। ओनर्स इक्विटी शुरू में कितनी थी, 1 लाख। इन दोनों को मिलाकर के कितना हो रहा है, 1,30,000। साल के एंड में ये और ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये बराबर कैसे होगा, जब हम यहाँ पे 20,000 ऐड करेंगे। ये 20,000 क्या है, प्रॉफिट है। ये हमको नहीं पता था, हमको पता करना था, ठीक है। इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिखते हैं, 90,000 असेट थी,
60,000 एसेट थी, लाइबिलिटी हमारी 30,000 थी, प्लस ओनर्स इक्विटी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। 1,50,000 वॉज टोटल एसेट, लाइबिलिटीज हमारी टोटल हो गई, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी मिला करके 1,30,000 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,50,000 इन एसेट माइनस लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 20,000। स्टेप के सवाल हम आसानी से कर सकते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू नो, राइट? तो हमने यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन समझी, उनके कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे, हमको थोड़ा सा फ्लेयर मिला कैसे करना है। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. Please write in comments in case I have missed something or there is some mistake, right? I'm also trying to learn to express in a better way. Thanks for the patient hearing and goodbye. Take care. Bye bye.